दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट पेश हुआ है 2022-23 का। ये जो बजट स्पीच है इसमें से आपके लिए हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं, उन पर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एमपीपीएससी का हो, व्यापम का हो या फिर आपके अन्य जो विभाग अलग अलग एग्जाम कराते हैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इस जो बजट भाषण की स्पीच को हम शुरू करते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो वित्तीय वर्ष है 2022-23 उसके लिए बजट पेश किया गया है। और यहाँ पर उन्होंने का कहना है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए इस बजट को हम पेश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में रूपांतरित करने के लिए ये हमें प्रेरित करेगा। अगली जो दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना पूरा होने तक ना हम रुकेंगे ना थकेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस वर्ष आज़ादी के हम अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं। और एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है, बहुत बड़ा कोट उन्होंने जो कह सकते हैं, इस प्रकार की लाइनें, दो कहीं चार लाइनें जो बोली हैं उन्होंने, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। ये दोस्तों वहाँ पर उन्होंने कहा है। और यहाँ पर आर्थिक परिदृश्य की दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या कहा है कि विश्वव्यापी जो कोविड की आपदा थी, विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड की महा आपदा अवधि वर्ष 2020 में विश्व एवं भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आंकड़े जारी किए हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने IMF का कहना था कि जो महा आपदा की अवधि थी 2020, उसमें विश्व और भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे IMF के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर शेयर करिएगा। IMF क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सभी जानकारियाँ जरूर शेयर करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जो भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर विजिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगली जो बात हम जानते हैं वो है कि हमारी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणाम स्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव सीमित करने में हम सफल रहे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के वेबसाइट पर वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर से काफ़ी बेहतर रही है। संपूर्ण देश की वृद्धि दर से लगभग 4.7% अधिक रही है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2020-21 की बात चल रही है। भारत सरकार की जो वेबसाइट है उसके अनुसार बात चल रही है। 2020-21 में हमारी जो वृद्धि दर है, प्रदेश की वृद्धि दर संपूर्ण देश की वृद्धि दर से 4.7% अधिक रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये एक पत्रिका है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके जनवरी 2022 के प्रतिवेदन के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता आने पर 5.9% की जो वृद्धि है वो अनुमानित है। तो ये कहना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि अनुमानित है। तो मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि अनुमानित है, ये कहना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि रहेगी उससे भी 3.1% दोस्तों अधिक रहेगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से 3.1% अधिक रहेगी। और यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक रहने का अनुमान जताया गया है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने पिछले बजट की बात की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुँचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा प्रदेश समुचित योगदान देगा। उन्होंने उल्लेख किया था कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहली बार 10 ट्रिलियन रुपए अर्थात 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सदन को अवगत कराते हुए मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर श्रेष्ठ अर्थ प्रबंधन से हमारा प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विगत समय में कोविड का कहर चरम पर रहा है। कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का बृहद स्तर पर विस्तार किया गया है।
पहले 35 जिला चिकित्सालयों में गहन चिकित्सा इकाई उपलब्ध थी। अब यह सुविधा सभी जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध है। चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला चिकित्सालयों में गहन चिकित्सा इकाई में बिस्तरों की जो संख्या थी पहले 601 थी, जिसे अब 7 गुना बढ़ा दिया गया है और 4446 किया गया है। इन स्वास्थ्य संस्थाओं में LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता 89 मीट्रिक टन से 4 गुना बढ़ाकर 395 मीट्रिक टन की गई है। इसके अतिरिक्त 223 PSA प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं। सभी जिला अस्पतालों में CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके मामले में हर एक राज्य ने कदम उठाए हैं, केंद्र ने भी कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले 35 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी 35 जिलों में ही जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती हैं, गहन चिकित्सा इकाई जिसे ICU बोलते हैं, वो उपलब्ध थी। लेकिन अब प्रदेश के हर एक जिला चिकित्सालय में ये इंटेंसिव केयर यूनिट ICU की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध हो गई है। चिकित्सा महाविद्यालय होते हैं, जिला चिकित्सालय होते हैं, उनमें जो बिस्तरों की संख्या जो पहले थी दोस्तों वो 601 थी मात्र, अब इसको 7 टाइम्स बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने और 4446 किया गया है। और इन स्वास्थ्य संस्थाओं में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को भी दोस्तों बढ़ाया गया है। पहले 89 मीट्रिक टन होती थी, अभी 395 मीट्रिक टन की गई है और 223 PSA प्लांट भी इन्होंने स्थापित किए गए हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे काफ़ी गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट लगाए हैं और इन एफर्ट्स के कारण ही दोस्तों आज ये स्थिति आई है कि ये जो संख्या है ये 7 गुना बढ़ गई है। और PSA का फुल फॉर्म क्या होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अगला और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि ऑपरेशन गंगा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी संभव हो पाई है। ऑपरेशन गंगा के माध्यम से मध्य प्रदेश के 500 से अधिक नागरिक सकुशल घर लौट आए हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार हर कदम पर जनता के साथ खड़ी है। तो ऑपरेशन गंगा भी ये इस बजट में जो है बात की गई। दोस्तों अगली और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने, यानी जो वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 तैयार किया। तो चूँकि प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप तैयार किया था, तो इसी से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया। और इस रोड मैप के तहत जो उन्होंने प्रदेश की जो विकास है उसकी परिकल्पना की और उसकी परिकल्पना के उन्होंने 4 स्तंभ बनाए हैं। तो 4 जो स्तंभ बनाए हैं दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आत्मनिर्भर पहले भारत हो है, तो आत्मनिर्भर भारत से जो प्रेरणा ली है वो मध्य प्रदेश ने ली है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, और एक रोड मैप तैयार किया है 2023 के लिए। इस रोड मैप के तहत प्रदेश की जो विकास है उसकी परिकल्पना के 4 अलग अलग स्तंभ बनाए हैं। पहला है भौतिक अधोसंरचना, दूसरा है अर्थव्यवस्था, तीसरा है रोजगार, चौथा है आपका देखिए यहाँ पर दूसरा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार है, तीसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा, चौथा सुशासन है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट EE आप याद रख सकते हैं, और हेल्थ एंड एजुकेशन, और लास्ट है आपका सुशासन। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस बोलते हैं सुशासन को, गुड गवर्नेंस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, I से आप याद रख सकते हैं IEE यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक्स, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन, और चौथा हो गया आपका जो है गुड गवर्नेंस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, पहला स्तंभ कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। दोस्तों अगला और महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो है अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ की अगर हम बात करें तो माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से ये प्रारंभ हुआ है और अंतिम छोर तक ये जाएगा। तो नर्मदा प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। ये पथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आर्थिक विकास के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा है शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए एक नवीन कंपनी मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पृथक से क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन प्रस्तावित है। तो दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर याद हुए। पहला हुआ अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ की बात करें तो माँ नर्मदा के जो उद्गम स्थल है वहाँ से प्रारंभ होकर अंतिम छोर तक इसका निर्माण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है कि मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो है गठन किया गया है। ये जो है शासकीय जो भवन का निर्माण होता है उनके की गति बढ़ाने के लिए ये कंपनी बना रही है गवर्नमेंट अपनी, उसका निर्माण उसके गठन का फैसला किया गया है। और उनकी जो निर्माण कार्य है उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का भी गठन किया जाना प्रस्तावित है। अभी किया गया नहीं है, प्रस्तावित है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगला और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक 3048 किलोमीटर सड़कें और 140 पुलों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इतने जो फैक्ट हैं, जो डीपली फैक्ट हैं, वो कभी एग्जाम में नहीं पूछते कि कितना निर्माण किया गया है, कितने पुल, ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। वो यहाँ से आपका सिर्फ ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो लॉन्च ईयर है वो क्या है, ये कब लॉन्च हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 2000 में लॉन्च हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों इसके उस समय प्रधानमंत्री थे जब ये योजना लॉन्च हुई थी। दोस्तों सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंचाई क्षमता कितनी थी, अभी कितनी है और कितने तक पहुंचाना लक्षित है, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो 2003 की दोस्तों अगर हम बात करें तो 2003 में 7,68,000 हेक्टेयर, बहुत कम क्षेत्रफल है, 7,68,000 हेक्टेयर में सिंचाई उस समय दोस्तों होती। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें बेसिकली तो 7,68,000 हेक्टेयर में 2003 में सिंचाई होती थी। अभी अगर हम बात करें तो सिंचाई की जो कुल क्षमता है उसको 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। अभी जो क्षमता है वो 43 लाख हेक्टेयर हो गई है और इसको जो है 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है। दोस्तों मैंने काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। देखिए 2003 में क्या क्षमता थी, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता। अभी कितनी क्षमता है ये पूछा जा सकता है। तो अभी जो है वो 43 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षमता हो गई है और 2025 तक कितने हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है, ये दोस्तों यहाँ पर जरूर आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों और महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर हम बात करते हैं तो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 23,21,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 27 बृहद, 46 मध्यम और 288 लघु सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो निर्माणाधीन है। नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत लगभग 20,50,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 37 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बट महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यहाँ पर अगली बात जो दोस्तों है वो केन बेतवा लिंक परियोजना को लेके है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी नेशनल परियोजना, तो याद रखिएगा ये कोई प्रदेश स्तर की परियोजना नहीं है, एक राष्ट्रीय लेवल की परियोजना है। इससे उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा, मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा और बुंदेलखंड जो रीजन है वो मध्य प्रदेश में भी आता है, यूपी में भी आता है। तो बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का ये महाअभियान है। मध्य प्रदेश को 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई और 41 लाख आबादी हेतु पेयजल मिलेगा और 123 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा। इस परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना, आप लोग जरूर इसके बारे में और भी जानिएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसके लिए जो है यहाँ पर 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो आपको एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि नए कुछ परियोजनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नर्मदा से सिंचाई के मामले में अगर हम बात करें, कई सारे जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 8,000 करोड़ की लागत से एक चिंकी बोरास बैराज संयुक्त परियोजना, संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना, ये नरसिंहपुर रायसेन में ये है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि चिंकी बोरास संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर, किस जिले में है, तो नरसिंहपुर रायसेन में ये है। नरसिंहपुर और रायसेन आपको यहाँ पर
लगाना है। और एक है साबेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, ये खरगोन इंदौर के जो है निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किए जाएंगे। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और यहाँ पर इससे क्या लाभ होगा, ये इससे क्वेश्चन नहीं आते। दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 1790 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण हुआ है, जिनसे 7370 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 1790 जो जल संग्रहण संरचनाएं हैं, अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा कुछ कुएं का निर्माण हो रहा है, कहीं पे कुछ खेतों में कुछ गड्ढों का निर्माण होता है, जिससे कि उनको सिंचाई के लिए जल की सुविधा मिल जाती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये शुरू हुआ है और 7370 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। और अगर 2022-23 में अगर हम बात करें तो 9267 करोड़ रुपए का इसमें अनुमान है जो इसके लिए अलॉट किए जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो पेयजल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि महिलाओं को घर से बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए उनके घर घर तक पानी पहुंचाने का ये जो है अभियान उन्होंने चलाया है। तो काफ़ी सारे जो है बात उन्होंने की है, जल क्रांति की बात की है उन्होंने, विकेंद्रीकरण की बात की है उन्होंने, विलेज ड्रिवन, वुमन ड्रिवन, ये सब बातें उन्होंने की हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जल जीवन मिशन की बात उन्होंने की है। उसके पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में दोस्तों लॉन्च हुई थी और मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इसको जो है दोस्तों यहाँ पर इसके अंडर ये काम करती है। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, कब लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जल जीवन मिशन के बारे में भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य दोस्तों यही है कि जल जीवन मिशन के तहत आपको जो है आपके घर तक नलों में जल पहुँचाया जाएगा। तो ये इसका दोस्तों उद्देश्य है जल जीवन मिशन का। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बात करें तो बुरहानपुर ज़िले के सभी गांवों की बात की गई है, उनमें 100% घरों को जल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। बुरहानपुर ज़िला हर घर जल जिनाब बन गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर एक घर में जल जो है दोस्तों बुरहानपुर में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हर घर जल जिला कौन सा बन गया है। तो बुरहानपुर आप याद रखिएगा, नाम इसका जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, ऊर्जा के बारे में है फैक्ट। तो यहाँ पर बात करें तो प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योगों सहित सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 10 घंटे विद्युत प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के साथ साथ घरेलू एवं कृषि कार्य के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग रुपये 21,000 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है, ताकि प्रदेश के नागरिकों को सस्ती दर पर निरंतर बिजली मिल सके। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितनी सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है, तो 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर आप फैक्ट देख सकते हैं कि प्रदेश में विद्युत क्षमता कितनी हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में विद्युत क्षमता बढ़कर 21,451 मेगावाट हो गई है। दिनांक 24 दिसंबर 2021 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 15,692 मेगावाट शीर्ष मांग की आपूर्ति की गई। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि प्रदेश में अभी तक सर्वाधिक विद्युत मांग कितनी है, तो 15,692 मेगावाट। 24 दिसंबर 2021 वो डेट है, इसको भी याद रखना है जिस दिन ये मांग हुई थी, 15,692 मेगावाट, ठीक है। और अभी जो विद्युत क्षमता बढ़कर 21,451 मेगावाट हो गई है, ठीक है, विद्युत क्षमता बढ़कर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 41 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 41 की। तो भारत सरकार द्वारा जारी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को प्रदेश में लागू किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर की स्थापना तथा अधोसंरचना विकास के कार्य किए जाएंगे। आगामी 4 वर्षों में इस योजना अंतर्गत रुपये 15,434 करोड़ के कार्य किए जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 2,500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ये पॉइंट नंबर 41 में है, इसमें स्मार्ट मीटर की बात की गई है
और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर स्कीम की बात की गई है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की। ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार और सुधार के लिए ताप विद्युत गृह निर्माण, पारेषण लाइनों का विस्तार, उच्च दाब उपकेंद्रों का निर्माण, उपपारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, वितरण लाइनों का विस्तार, वितरण ट्रांसफरों के मीटरीकरण तथा उनके फेल होने की दर को कम करने के लिए तथा वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाने की योजनाओं के लिए 8,418 करोड़ के निवेश के कार्यक्रम की भी बात की गई है। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 43 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है 2070 तक हम बात करें तो नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य देश के समक्ष उन्होंने रखा है। मध्य प्रदेश इस लक्ष्य की प्राप्ति में समुचित योगदान देगा। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो 5,100 मेगावाट तक पहुंच गई है। इसमें पवन ऊर्जा का 2,444 मेगावाट, सौर ऊर्जा का 2,432 मेगावाट, बायोमास का 119 मेगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाओं का 99 मेगावाट का योगदान है। तो थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो 2070 की बात करें तो 2070 तक नेट जीरो एमिशन की बात की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये जो लक्ष्य है देश के समक्ष उन्होंने रखा है और इस लक्ष्य में की प्राप्ति में समुचित योगदान मध्य प्रदेश देगा। बात करें तो नवकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जो क्षमता है वो 5,100 मेगावाट तक पहुँच गई है। पवन ऊर्जा की देखिए नवकरणीय ऊर्जा में अलग अलग ऊर्जा आ जाती है, जिसमें पवन ऊर्जा आ जाती है, सौर ऊर्जा आ जाती है, इसमें बायोमास से आ जाती है जो एनर्जी हम लेते हैं, जल विद्युत परियोजनाएं भी इसमें आ जाती हैं। तो बेसिक फैक्ट क्या है? बेसिक फैक्ट ये है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 2070 तक क्या लक्ष्य रखा गया है, तो नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा गया है। फिर क्वेश्चन ये बनेगा नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, 2070 तक के लिए, और इस लक्ष्य की प्राप्ति में मध्य प्रदेश योगदान देगा, ये तो बात है ही। और नवकरणीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा किससे जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो नवकरणीय ऊर्जा में किसका योगदान सबसे ज़्यादा है, तो पवन ऊर्जा, बायोमास, आपका जल विद्युत। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का जो योगदान है वो है 2,444 मेगावाट। पवन ऊर्जा से सबसे ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी में पवन ऊर्जा से सबसे ज़्यादा हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से फिर हम दूसरे नंबर पर 2,432 मेगावाट ले रहे हैं। बायोमास से भी हम एनर्जी ले रहे हैं 119 मेगावाट की, और लघु जो मतलब बहुत ही छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे 99 मेगावाट की हम विद्युत ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सागर जिले से बनेगा। सागर जिले में लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना, ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, छतरपुर में 1,500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन और एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। वैश्विक पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो 1,500 मेगावाट की सौर पार्क परियोजना कहाँ पर लगेगी, वो सागर में लगेगी। ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना लगेगी, और छतरपुर में 1,500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की जो कार्यवाही है वो प्रचलित है। 750 मेगावाट क्षमता की पवन और सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। वैश्विक पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों यहाँ पर ये था हमारा पार्ट 1। इसमें हमने अभी सिर्फ 11 जो पेजेस हैं उन्हीं को हमने अभी रीड किया है, उनको डिस्कस किया है। इनके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं धीरे धीरे आपके पास आएंगे। लगभग 4 वीडियोज़ में हम इस पूरे बजट को कवर करेंगे और फिर उसके बाद इसका एक कंबाइंड वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए, ये जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मध्य प्रदेश का बजट हम डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बजट भाषण से जो भी फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं उनको हम यहाँ पर इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं 44 पॉइंट नंबर 44 की, तो जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। हालांकि अगर आप ये कंबाइंड वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये रिपीटेड लगेगा। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये सागर जिले से रिलेटेड है। सागर जिले में लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता की जो सौर पार्क परियोजना है, और ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, और छतरपुर में 1,500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की जो कार्यवाही है वो प्रचलित है। प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन और
सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। वैश्विक पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बन पाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको बहुत अच्छे से अपने मेमोराइज करें ताकि इन फ्यूचर आपको ये याद रहें। तो आपको पहले एक चीज़ याद रखना है कि सागर ज़िले में जो है 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क की जो परियोजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो फ्लोटिंग यहाँ पर ये याद रखिएगा, फ्लोटिंग सौर परियोजना ये कहाँ पर रहेगी, ये रहेगी आपकी ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी अगर हम बात करें तो वैश्विक पर्यटन स्थल जो है सांची, इसको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है। तो ये सभी जो आपको फैक्ट्स हैं इनको याद रखना है। दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 17,908 करोड़ रुपए का है और इससे सरकार ने 30% बढ़ा दिया है और अब 2022-23 के लिए 23,255 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो प्रस्तावित किया हुआ है। दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 49। तो इसमें कहा गया है कि हमारी सरकार के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग रुपये 17,000 करोड़, फसल उपार्जन में लगभग 66,684 करोड़, 0% दर पर फसल ऋण लगभग 30,000 करोड़, बिजली बिलों पर सब्सिडी लगभग रुपये 30,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10,337 करोड़, उप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में लगभग 4,569 करोड़ आदि अनेक योजनाओं में लगभग रुपये 1,72,000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि प्रदेश के किसान भाई बहनों को दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो फैक्ट्स जो निकल के सामने आते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो ये जो लॉन्च हुई थी वो 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों अगला फैक्ट जो किसान कल्याण योजना से निकल के सामने आ सकता है वो आ सकता है आपका कि ये कब स्टार्ट हुई थी। तो किसान कल्याण योजना की बात करें हम तो ये जो स्टार्ट हुई थी वो आपकी 24 सितंबर 2020 को ये स्टार्ट हुई थी। सितंबर 2020 आप इसको याद कर सकते हैं कि ये इसकी जो स्टार्ट डेट है वो सितंबर 2020 है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट नंबर 50 है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। चिन्नौर धान, तो चिन्नौर धान की अगर हम बात करें तो ये बालाघाट ज़िले में है चिन्नौर, वहाँ से इस प्रकार ये धान जो है प्राप्त की जाती है, वहाँ पर इस धान की खेती की जाती है। इसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। सरबती गेहूँ जो है ये दोस्तों मध्य प्रदेश की में ही उगाया जाता है और बेसिकली हम बात करें सीहोर के आसपास के एरिया में और लगभग मध्य प्रदेश के बहुत बड़े एरिया में ये जो है यहाँ पर हम उगाते हैं। तो इस जो एल्यूवियल सॉइल होती है एंड ब्लैक सॉइल होती है उसमें ये जो है यहाँ पर उगाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका पिपरिया तुअर, काली मूछ चावल और जीरा संकर चावल को जीआई टैग दिलाने की जो कार्यवाही है वो भी प्रक्रिया में। दोस्तों काली मूछ जो यहाँ पर चावल की बात की गई है ये ग्वालियर में उगाया जाता है, ग्वालियर से इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें अगर हम जीरा संकर जो चावल यहाँ पर बताया गया है ये बरघाट तहसील सिवनी में वहाँ पर ये फेमस हैं और अपनी सॉफ्टनेस और फ्रेगरेंस के लिए ये फेमस है जीरा संकर चावल। तो इनको भी जीआई टैग दिलाने की जो कार्यवाही है वो प्रक्रियाधीन है। और आगे उन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश ने कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। राज्य नीति एवं योजना आयोग के एक प्रतिवेदन के अनुसार प्रदेश में कृषि उत्पादों का निर्यात वर्ष 2015 में $566 मिलियन था, जो कि वर्ष 2020 में दुगुने से भी अधिक होकर $1,355 मिलियन तक पहुंच गया है। तो अभी अगर हम बात करें तो 2015 में $566 मिलियन था, अब 2020 में ये हो गया है $1,355 मिलियन।
तो 566 से 1355 बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट में जो है इजाफा है प्रदेश के लिए, और प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ये दोस्तों ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन से बनेगा वो आपका बन सकता है कि इसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपकी पूछी जा सकती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के रेजोल्यूशन से 24/10/1972 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इसके जो चेयरमैन होते हैं ये चीफ मिनिस्टर होते हैं और यहाँ पर एक वाइस चेयरमैन भी होते हैं और 11 पार्ट टाइम मेंबर इसमें होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्ट 1995 आया और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन जो है सेटअप हुए। पहले ये स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 24/10/1972 को। चीफ मिनिस्टर्स के जो होते हैं चेयरमैन होते हैं एंड एक वाइस चेयरमैन इसमें होते हैं और अगर हम बात करें तो 11 पार्ट टाइम मेंबर इसमें जो है होते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है दोस्तों 1995 में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्ट आया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ जो है वो सेटअप हुई हर एक ज़िले में, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको दोस्तों याद रखना है। दोस्तों अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 57 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से रिलेटेड ये पॉइंट है। तो यहाँ पर बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें जानकारियाँ दी गई हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहली जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो क्या दी गई है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहली जानकारियाँ हैं वो है कि विगत 2 वर्षों में हमने बम्पर खरीदी की है। तो मतलब लास्ट के 2 वर्षों में सरकार ने बम्पर खरीदी की हुई है और खरीदी में उपार्जन संस्थाओं को हानि होती है। उनका कहना है कि खरीदी में जो उपार्जन संस्थाएं होती हैं जो प्रोक्योर करती हैं उनको हानि होती है, जिसकी भरपाई कर उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करना आवश्यक है। वर्ष 2021-22 में अगर हम बात करें तो मार्कफेड व नागरिक आपूर्ति निगम को अंश पूंजी में राज्य शासन ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति के लिए रुपये 3000 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में भी हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन होता है वो जनरली फैक्ट्स से नहीं होगा, वो आपको ये जो दिए गए हैं संस्थाएं इनसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मार्कफेड से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो मार्कफेड दोस्तों इसका जो पूरा नाम है वो है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित। तो ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित इसका पूरा नाम है। और अगर हम बात करें इसके बारे में दोस्तों तो ये जो है जन सामान्य इसे जो है दोस्तों मार्कफेड के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रदेश की सहकारी विपणन समितियों की यह राज्य स्तरीय लोकप्रिय शीर्ष संस्था है। तो जो सहकारी विपणन समितियां होती हैं मध्य प्रदेश की, उनकी ये टॉप लेवल की संस्था है जिसका गठन 1956 में किया गया था। मार्कफेड मध्य प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्था है। प्रदेश स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था होने के नाते मार्कफेड सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहा है, जिसके फलस्वरूप संस्था की प्राथमिकता लाभप्रदता के बजाय कृषि क्षेत्र में अपनी साख और बेहतर सेवाएं ये प्रदान कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा 1956 में इसका गठन हुआ और ये सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। पूरा नाम है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के अंदर कितने आदिवासी जनजातीय विकास खंड हैं? तो 89 मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जनजातीय विकास खंड है। उनके जो टोटल ग्राम हैं उनमें राशन सामग्री का परिवहन कर हितग्राहियों तक राशन वितरण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना जो है वो शुरू की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना शुरू की गई है। अभी 89 जनजातीय विकास खंडों में ये योजना शुरू की। दोस्तों नेक्स्ट जो फैक्ट है मतलब उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण से ये पॉइंट नंबर 60 निकल के सामने आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण में उन्होंने क्या कहा है कि हमारे जो क्षेत्र में जो भी फसलें होती हैं, जिस प्रकार की अलग अलग उत्पाद होते हैं,
उनको नेशनल जो मार्केट है, राष्ट्रीय स्तर का जो मार्केट है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केट है, उससे जोड़ना अति आवश्यक है। और अगर हम जोड़ेंगे तभी ये इस प्रकार से हम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिलेवार हर जिले के अंदर उद्यानिकी की जो फसलें होती हैं उनका चिन्हांकन किया हुआ है। जैसे आगर मालवा अगर हम बात करें तो वहाँ पे संतरा फेमस है, इंदौर में आलू, बुरहानपुर में केला, मंदसौर में अगर हम बात करें तो लहसुन, सिवनी में सीताफल, शहडोल में हल्दी, श्योपुर में अमरूद इत्यादि अलग अलग ये होते हैं। इन उत्पादों के जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में एक नई योजना निर्यात प्रोत्साहन योजना जो है प्रस्तावित है। इस प्रकार की योजना केंद्र सरकार भी चलाती है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए, और ये जो है योजना जो है एमपी स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है। तो एक जिला एक उत्पाद आपको ये योजना ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत जिलेवार जो है प्रमुख उद्यानिकी उत्पादों का चिन्हांकन किया जा रहा है। आगर मालवा में आपको याद रखना है संतरा फेमस है। इंदौर में अगर बात करें तो आलू, क्योंकि आपको मालूम होगा इंदौरी सेव भी काफ़ी फेमस है, तो इंदौर में आलू भी ध्यान रखना है। बुरहानपुर केले के लिए दोस्तों फेमस है। मंदसौर की बात करें तो यहाँ पर लहसुन, सिवनी में बात करें सीताफल, और शहडोल में आपको हल्दी, और श्योपुर में अमरूद इत्यादि। ये सभी जो है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 62 पशुपालन से संबंधित। पशुपालन के क्षेत्र में विशेषकर दूध के उत्पादन की बात करें तो प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति यहाँ पर की हुई है। और तो बात करें अगर हम तो कुल दुग्ध उत्पादन की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश अब देश में तृतीय स्थान पर पहुँच गया है। तो टोटल जो है मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मतलब सबसे ज़्यादा दूध जो है मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें किस प्रकार से आंकेंगे तो मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो 3rd है यहाँ पर। और पर पर्सन जो है मिल्क अवेलेबिलिटी की बात करें, दुग्ध उपलब्धता की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से ये काफ़ी अधिक हो गई है। दुग्ध उत्पादों से आम जनता का स्वास्थ्य जो है बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो ये जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना जो प्रस्तावित है, ये योजना का ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ ये है कि 3rd जो मध्य प्रदेश का स्थान आ गया है, और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय एवरेज जो है उससे भी अधिक हो गई है। ये कुछ फैक्ट्स जो है इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है आपका कि प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक गौवंशीय पशुओं को यूआईडी टैग लगाए गए हैं। भारत सरकार के इनाफ पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार यह राष्ट्र में सर्वाधिक है। तो ये देखिए इनाफ पोर्टल के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इनाफ पोर्टल को आपको याद रखना है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। तो ये इसका फुल फॉर्म है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। ये जो है इनाफ पोर्टल पर इसकी जानकारी जो है अवेलेबल रहती है। दोस्तों नेक्स्ट जो फैक्ट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि रोजगार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय संस्थाओं में पद पूर्ति की जा रही है। जनजातीय विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1011 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 3126 माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक के 11,556 पदों की पूर्ति हेतु पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु कार्यवाही भी प्रचलित है। तो जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है उसके जो पदों की संख्या है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के 3,677 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के 8,318 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। तो स्कूल शिक्षा विभाग में 3,677 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। उच्च माध्यमिक की 8,318 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 शिक्षकों की नियुक्तियों की कार्यवाही की जाना लक्षित है। तो यहाँ पर जो 13,000 शिक्षकों की नियुक्तियों की कार्रवाई की जाना लक्षित है, उसमें अगर हम बात करें तो 11,556 तो प्राथमिक यहाँ पर इन्होंने कहा है। इसके अलावा ये उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में भी नियुक्तियाँ दोस्तों शामिल हैं, ये सभी होंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गृह विभाग के अंतर्गत 6,000 आरक्षकों की भर्ती की कार्यवाही भी प्रचलित है। अन्य शासकीय विभागों में भी रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है। दोस्तों अगला जो पॉइंट नंबर 73 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपका। तो यहाँ पर बात करें, देखिए भारत सरकार द्वारा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन,
तो याद रखिएगा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये याद रखिएगा उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क जो है बनेगा और इसमें विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, ये ध्यान रखिएगा। और प्रदेश में 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जिला भोपाल में बगरौदा एवं बैरसिया, जिला सीहोर में बड्डिया खेड़ी एवं झिलेला, जिला धार में तिलगारा, जिला रतलाम में रतलाम शहर मेगा औद्योगिक पार्क फेज़ 1 तथा जावरा जिला नरसिंहपुर में नरसिंहपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला कटनी में लमतरा और जिला इंदौर में मोहना औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इनसे यहाँ से बनेगा। मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में। और कितने नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश में? तो 11 नए औद्योगिक क्षेत्र। भोपाल बगरौदा कहाँ पर है? तो बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में। बढ़िया खेड़िया झिलेला तो सीहोर में, तिलगारा धार में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क को लेके है। इसमें अगर हम बात करें तो अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है, निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। 4 महानगरों की बात करें, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। ग्लोबल स्किल पार्क बताइए कहाँ पर जो है ग्लोबल स्किल पार्क स्थित है। चलिए स्वरोजगार की बात करें तो सरकार का कहना है कि रोजगार मांगने वाले मत बनो, रोजगार देने वाले बनो, और प्रति माह रोजगार दिवस का आयोजन भी ये कर रहे हैं। और अभी तक बात करें तो इन्होंने 4 माह की अवधि में प्रति माह 2.5 लाख लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए ऋण सहायता इन्होंने दी है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों तो रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के आदि के माध्यम से अधिक लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का अभियान इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आप याद रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के स्तर से अगर हम बात करें तो उद्यम क्रांति योजना से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो योजना है मुख्यमंत्री पहले युवा उद्यमी योजना 1 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुई थी, फिर इसमें कुछ संशोधन हुआ है 16 नवंबर 2017 को, और अभी ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसमें 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि आपको मिलेगी। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 15% अधिकतम जो है 12 लाख रुपए पर आपको जो है मार्जिन मनी मिलती है। ऐसे बीपीएल वर्ग के लिए 20% तक मार्जिन मनी इसमें मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और बाकी सभी ये योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। हम इन योजनाओं पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसका नाम अभी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कर दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, आजीविका मिशन, स्वनिधि, ग्रामीण पथ विक्रेता, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये इस प्रकार की योजनाएं सरकार ने लॉन्च की हैं। अगला हम यहाँ पर देखते हैं स्व सहायता समूह से रिलेटेड ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। तो स्व सहायता समूहों को भी ये बढ़ावा दे रहे हैं और कई अलग अलग उनको जो है ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है। तो उन्होंने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क सरकार तैयार कर रही है, ये इन्होंने जानकारी यहाँ पर दी है। 10 मॉडल आईटीआई को सुदृढ़ कर रही है। 46 विकासखंड जहाँ वर्तमान में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित नहीं है, वहाँ ऐसी संस्थाएं चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएं, ये भी इनका यहाँ पर लक्ष्य है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 86। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में अनेक कारीगर जैसे केश शिल्पी, बढ़ई, लोहार, चर्मकार, माटी कलाकार आदि के कौशल उन्नयन होने पर उनकी आजीविका की सुरक्षा और आय में वृद्धि हो सकती है। इस उद्देश्य से बजट में मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना भी प्रस्तावित है। इससे एक क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। सिंगरौली में माइनिंग विधाका इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइनिंग का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये सिंगरौली में प्रस्तावित है। सिंगरौली में माइनिंग विधाका इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित है।
इस योजना मनरेगा की बात करें दोस्तों, मनरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 26 करोड़ 64 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। मनरेगा से प्रति परिवार औसत रोजगार लगभग 55 दिवस रहा है। मनरेगा का बजट अनुमान 2021-22 में लगभग 75% बढ़ाकर 3,500 करोड़ प्रस्तावित है। खनिज की बात करें दोस्तों तो प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिजों के संरक्षण, अन्वेषण एवं दोहन हेतु आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसी का परिणाम है कि रोजगार के नए अवसरों के सृजन के साथ साथ राजस्व वृद्धि में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर कहना है कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान, प्राकृतिक संरचनाएं में सौंदर्य जैसी धरोहरों के कारण प्रदेश में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो स्थानीय रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। प्रदेश पर्यटकों के आकर्षण केंद्र के साथ साथ फिल्म शूटिंग के लिए भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिल्म शूटिंग के लिए प्रदेश की पहचान बनी हुई है। हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटकों हेतु आकर्षक बनाने हेतु ताजमहल, याद रखिएगा ताजमहल, इस क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लोग आगरा लगा देते हैं, इसका जो आंसर है वो भोपाल है। ताजमहल भोपाल में स्थित है। गोविंदगढ़ रीवा में है, राजगढ़ पैलेस छतरपुर में है और माधवगढ़ यहाँ पर सतना में है। तो इनको विकसित करने के लिए निजी निवेशकों को लीज पर दिया गया है। पर्यटकों को जल क्रीड़ा सुविधा प्रदान करने के लिए इंदिरा सागर हेतु लाइसेंस एवं गांधी सागर हेतु LOA जारी किया गया है तथा मणिखेड़ा जलाशय हेतु कार्यवाही प्रचलित है। तो मणिखेड़ा जलाशय से क्वेश्चन जो बनेगा तो मणिखेड़ा जलाशय शिवपुरी में है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शिवपुरी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मणिखेड़ा जलाशय से जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी प्रकार से बन सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट। आपको देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखना है कि कौन सा ये फोर्ट कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो ये एविएशन फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जो अलग अलग शहर हैं उनमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, जम्मू, हैदराबाद मार्गों पर हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं। अन्य स्थानों पर भी वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट की दर को अधिकतम 25% के स्तर से घटाकर 4% किया गया है। तो देखिए एविएशन टरबाइन फ्यूल जो होता है ATF, इसी यही डलता है अगर हम बात करें आपके एयरक्राफ्ट में। तो ATF को दोस्तों यहाँ पर उन्होंने इस पर जो वैट की दर थी, वैल्यू एडेड टैक्स 25% थी, उसको घटाकर उन्होंने 4% किया हुआ है। याद रखिएगा GST में इन्होंने ये चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। पेट्रोल डीजल वगैरह GST में नहीं आता है, फ्यूल क्रूड ऑयल वगैरह ये GST में नहीं आता है। प्रदेश के इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। याद रखिएगा कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट इंदौर विमानतल को घोषित किया गया है। इंदौर विमानतल से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा भी चालू है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इंटरनेशनल कार्गो सर्विस भी यहाँ पर इंदौर विमानतल से चालू है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सिंगरौली में नवीन, तो याद रखिएगा सिंगरौली औद्योगिक क्षेत्र में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य जो है वो प्रगति पर है। पायलट प्रशिक्षण एवं उड्डयन गतिविधियों की हेतु निजी संस्थाओं को 11 हवाई पट्टियाँ निर्धारित वार्षिक शुल्क पर आवंटित की गई हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सर्वजन कल्याण की बात की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा, लक्ष्य अंत्योदय, प्राणांत्योदय, पथंत्योदय के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और ये बजट सभी वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है, ये भी कहना है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। जनजाति वर्ग के रोजगार के नए अवसर सृजित कराना प्राथमिकता है और जनजातीय वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। बजट में नई योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। और यहाँ पर उन्होंने का कहना है कि मध्य प्रदेश में वन औषधियों का खजाना है, इसके संग्रहण एवं प्रसंस्करण से रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। इस दिशा में देवारण्य योजना, याद रखिएगा देवारण्य योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवारण्य योजना, इसके माध्यम से औषधि एवं एरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए जो है वन क्षेत्रों के निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अगला जो दोस्तों है वो है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि तेंदुपत्तर संग्राहकों के लिए लाभांश की जो राशि है वो 70% से बढ़ाकर 75% की जाएगी। पैसा अधिनियम जो है उसके अनुरूप वनों का पारंपरिक प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया है। वन समितियों को कास्ट से होने वाली आय का 20% उपलब्ध कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है। आगे उन्होंने कहा है 2022-23 में 15 जनजातीय कन्या महाविद्यालयीन छात्रावासों के नवीन भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय जिनमें बैगा, भारिया और सहरिया, इनके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस वर्ग के युवाओं को आजीविका के नए अवसर मिलें, इस उद्देश्य से श्योपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला एवं छिंदवाड़ा में कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र का निर्माण चल रहा है। तो याद रखिएगा, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो हैं बैगा, भारिया और सहरिया के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की पंचायतों एवं नगरीय निकायों को और अधिक सक्षम व सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार इसे क्रियान्वित करेगी, ये भी उनका कहना यहाँ पर है। तो आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए भी यहाँ पर जो है कहा गया है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ करने की बात की गई है। इसके अलावा इस वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनकी शिक्षा में व्यवधान ना हो, इस हेतु विविध स्वरूप की छात्रवृत्तियां, अध्ययन के दौरान छात्रावासों में आवास व्यवस्था, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें हम, ये तो था पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस बजट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार का बजट, और बजट स्पीच से बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। पिछले 2 वीडियोस में हमने पिछले 22 पेजों को कवर किया हुआ है एमपी की जो बजट स्पीच है उसके, और अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 98 पर हम आते हैं। तो पॉइंट नंबर 98 पर जो कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में 15 जनजाति कन्या महाविद्यालयीन छात्रावासों को नवीन भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित किए जाने का भी लक्ष्य है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि 15 जो जनजातीय कन्या महाविद्यालयीन छात्रावास हैं उनको नवीन भवनों में संचालित किया जाएगा और 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर भी संचालित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों विशेष पिछड़ी जो जनजातियां होती हैं उनसे ज़रूर हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर जो बैगा, भारिया और सहरिया हैं उनके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस वर्ग के युवाओं को आजीविका के नए अवसर मिलें, इस उद्देश्य से श्योपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला एवं छिंदवाड़ा जिलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र का निर्माण पूर्णता की ओर है। ये भी इस बजट में कहा गया है। इस समुदाय को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित है। तो दोस्तों आपके लिए जो प्रश्न यहाँ पर बन सकता है वो आपका यहाँ पर आहार अनुदान योजना से बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि आहार अनुदान योजना जो है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आहार अनुदान योजना श्योपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा जिलों में और जो बैगा, भारिया और सहरिया हैं इनके कुपोषण से मुक्ति के लिए जो है 15 जिलों में ये आहार अनुदान योजना संचालित है। आ जाते हैं आगे, पॉइंट नंबर 100 की ओर आते हैं। तो राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसूचित जाति क्षेत्र की पंचायतों एवं नगरीय निकायों को और अधिक सक्षम व सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार इसे क्रियान्वित करेगी। तो दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं। यहाँ से जो दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा वो वित्त आयोग से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वित्त आयोग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश के सभी आयोगों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उस संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 243 झा 1 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है वो 14 जून 1994 को किया गया था। इसके अध्यक्ष श्री सबाई सिंह थे, याद रखिएगा सबाई सिंह थे। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो
पॉइंट नंबर 101 में कहा है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 24,911 करोड़ रुपए था और इसको बढ़ा दिया है उन्होंने 26,941 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 102 जो अनुसूचित जाति कल्याण से रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता में है और इस हेतु अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसमें एक नई योजना शुरू हो रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 40 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर रखा गया। दोस्तों, जिस प्रकार अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाकर समाज की मुख्य धारा में लाने तथा आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन वर्गों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में अग्रसर है। इस हेतु पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा, ये कहना है। एक नई योजना पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पर आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस समुदाय के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण तथा सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पर प्रोत्साहन देने जैसे कार्यक्रमों को निरंतर रखा गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को पुरस्कृत करने की योजना भी निरंतर रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 108 में जो है घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के बारे में बात की गई है। तो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति, घुमंतु मतलब जो घूमती ही रहती हैं, अर्ध घुमंतु जो मतलब कुछ साल घूमती, मतलब साल में कुछ दिन घूमती हैं और कुछ दिन एक जगह रहती हैं। तो इन जनजातियों को हम बोलते हैं घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ। तो यहाँ पर जो कहना है कि शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े इस वर्ग के विकास एवं कल्याण की योजनाएं निरंतर हैं। विद्यार्थियों को छात्रावास, आश्रम की आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करते हुए शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजनाएं भी संचालित हैं। विमुक्त जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न आपका पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति हैं, इनसे किस प्रकार से प्रश्न बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति को घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ भी बोल सकते हैं। तो इनके कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 22 जून 2011, याद रखिएगा 22 जून 2011, तो ये आपको याद रखना है, 22 जून 2011 को पृथक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया है। और 51 जो जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की, उनको जो है विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों में शामिल किया गया है। कुछ के नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सरकार की योजना है संबल योजना, उसका लाभ जनता को मिलना बंद हो गया था और मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात इस योजना को पुनः शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत 3,29,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,742 करोड़ से अधिक लाभ दिए गए हैं। अब योजना को बृहद रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो संबल योजना से बेसिकली दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है कि वो कब शुरू हुई थी, तो इसको जो है आप याद रखना है 5 जो है जुलाई 2018 को ये शुरू हुई थी। तो 5 जुलाई 2018 को आपको ये याद रखना है कि ये योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट पॉइंट है, फैक्ट नंबर 115 से, तो ये 5वां राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड फैक्ट है यहाँ पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वित्त आयोग में हम बेसिकली बात करें तो 5वां राज्य वित्त आयोग जो है उसके बारे में बात की गई है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कहना है। और सरकार ने नगरीय और ग्रामीण निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से 5वां राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विचार
कर प्रदेश के राजस्व में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इन निकायों को वर्तमान में राज्य के विभाजनीय कोष की 5% राशि प्रदान करने का प्रावधान है। तो अभी जो वर्तमान में इनको जो राज्य वित्त आयोग होता है उसके अनुसार राज्य का जो फंड होता है उस फंड से 5% की राशि वर्तमान में मिलती है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस भागीदारी को दोगुना कर 10% किया जाए। यह बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022-23 से प्रारंभ कर वर्ष 2025-26 तक पूर्ण की जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मतलब चरणबद्ध तरीके से होगी और 22-23 से स्टार्ट करके इसको 25-26 तक पूरा किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन स्वरूप विभाजनीय कोष से 1/4% राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे कहा गया है कि 5वां राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के परिणाम स्वरूप स्थानीय निकायों को वर्ष 2022-23 में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि 2,562 करोड़ रुपए होगी। तो दोस्तों आपको मैं कुछ जानकारी वित्त आयोग के बारे में और दे देता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी वित्त आयोग के बारे में आपको जानकारियाँ दी हैं। तो इसका जो गठन हुआ जून 1994 में हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्य इसके अंदर होते हैं। और अगर हम बात करें तो ये 73rd अमेंडमेंट 243 आई और 74th अमेंडमेंट जो हुआ था 243 बाय के अंदर ये प्रावधान है इसे वित्त आयोग के गठन के। नियुक्ति राज्यपाल करता है, कार्यकाल इसका 5 साल का होता है। प्रथम अध्यक्ष थे सबाई सिंह सिसोदिया, प्रथम वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में 5वें वित्त आयोग की हिम्मत कोठारी हैं और छठे के NK सिंह हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कार्य इसका होता है वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल विधानमंडल को ये पेश करते हैं। तो ये सब इसके जो है कार्य होते हैं। तो ये आपको याद रखना है वित्त आयोग के बारे में। दोस्तों आगे जो बात की गई है वो पॉइंट नंबर 118 में सरकार का कहना है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, सभी के पास अपना पक्का मकान होगा। इस संकल्प की सिद्धि के लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 23,50,000 से भी अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। तो 23,50,000 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। और अगले 3 साल की बात की गई है, 31 लाख हितग्राहियों को अगले 3 साल में आवास प्लस सूची के अनुसार योजना का लाभ दिलाया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस महाअभियान हेतु सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान को 4 गुना कर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक प्रावधान केंद्रांश एवं राज्यांश मिलाकर कुल रुपये 10,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। वर्ष 2022-23 में लगभग 10 लाख नए हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया जाना लक्षित है। तो ये दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 119 में बात की। दोस्तों अलग अलग योजनाओं की बात की गई है कि हम उस आवास में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से पीने का साफ पानी हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिले, और स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके अंतर्गत शौचालय की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 12 संपर्क सड़कों का जाल बिछे। ये सब व्यवस्था एक पूरे पैकेज के रूप में प्रदान करने का संकल्प जो है लिया गया है। ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आपके सिर्फ इन योजनाओं की स्टार्ट डेट आपको पूछी जा सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सभी योजनाओं की स्टार्ट डेट जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बात की गई है कि हमारी सरकार शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा प्रदान कर रही है। प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी होती है उसके अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हमारे प्रदेश को, मध्य प्रदेश को देश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों से प्रदेश की शहरी स्वच्छता परिदृश्य में आमूलचूल बदलाव आया है। सदन को अवगत कराते हुए मुझे खुशी हो रही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हमारे प्रदेश को देश में तीसरा स्थान तथा इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार देश के स्वच्छतम शहर का पुरस्कार तथा
5 स्टार रेटिंग के साथ देश के पहले वाटर प्लस शहर होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 9 शहरों को 3 स्टार, 17 शहरों को 1 स्टार प्राप्त हुआ है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपको इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार देश के स्वच्छतम शहर का पुरस्कार मिला है। 5 स्टार रेटिंग के साथ देश के पहले वाटर प्लस शहर का होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे आते हैं, प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं, और याद रखिएगा कितने शहरों में चल रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो 7 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत कार्य चल रहे हैं, और समस्त स्मार्ट सिटी शहरों में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित हैं। आगे दोस्तों बात की गई है स्टार्टअप इनक्यूबेशन केंद्रों की। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में ये उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने के लिए, और 15 शहरों में 749 बसों का जो है पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालन किया जा रहा है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए गैर ईंधन वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी मॉडल पर 217 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना जो है एक बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, ये दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। इन केंद्रों का विस्तार और सशक्तिकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अमृत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना आदि योजनाएं निरंतर रखी गई हैं। तो अमृत का फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये कब शुरू हुई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आपकी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे आ जाते हैं, वनों की बात करते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के भीतर स्थित ग्रामों को एक समयबद्ध रूप से ग्रामीणों की सहमति से अन्यत्र विस्थापित किया जाता है। इस विस्थापन पैकेज की राशि को हमारी सरकार द्वारा प्रति परिवार रुपये 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। तो चूँकि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, अभ्यारण्य होते हैं, उनके अंदर जो गांव होते हैं उनको एक समयबद्ध रूप से ग्रामीणों की पहले सहमति ली जाती है और फिर उनको अलग जगह विस्थापित किया जाता है। और जो पैकेज उनको दिया जाता है प्रति परिवार 10 लाख जो दिया जाता था उसको बढ़ा के 15 लाख किया गया है। आप मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। आगे आ जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में बिगड़े वनों के सुधार हेतु सरकार सतत प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने वर्षा ऋतु 2021 में 24,792 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया है, जिसे 1.5 गुना बढ़ाकर वर्षा ऋतु 2022 में 37,483 हेक्टेयर वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे वनों की बेहतरी के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के और अवसर प्राप्त हो सकेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट, हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की गई है जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्कूल शिक्षा की बात हम करें तो स्कूल शिक्षा के देखिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को ज्ञान, दक्षता, कौशल और संस्कार की वह अनमोल विरासत प्राप्त होती है जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित होती है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सीएम राइज योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इन विद्यालयों की लागत रुपये 7,000 करोड़ से अधिक होना अनुमानित है। इन विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं, पर्याप्त शैक्षणिक अमला, खेलकूद, ललित कलाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने जाने के लिए परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएगी। इस बजट में रुपये 1,157 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य की कलाओं को बच्चों की शिक्षा का भाग बनाते हुए उन्हें समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना अनुगूंज कलाओं से समृद्ध शिक्षा प्रारंभ की जा रही है। याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अनुगूंज कलाओं से समृद्ध शिक्षा ये प्रारंभ की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो थी उसके अनुसार सन 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% पहुंचाने का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक
युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% पहुंचाने का लक्ष्य है। तो वो वर्ष है 2030 तक युवा और प्रौढ़ की जो साक्षरता दर होगी उसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों की निरक्षरता उन्मूलन के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये संचालित किया जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तो जो है टीचिंग एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। प्रतिभाशाली बच्चों को सही मार्गदर्शन एवं मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने, अकादमिक और अन्य कौशलों के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान तथा स्वावलंबी बनाने के लिए प्रखर योजना प्रस्तावित है। तो ये प्रखर योजना जरूर ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है, प्रतिभाशाली बच्चों से रिलेटेड है। उनका सही मार्गदर्शन हो, उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं मिलें और उनका जो शैक्षणिक होता है, एकेडमिक और अन्य जो उनके कौशल होते हैं उनका विकास हो, और इसके लिए जो है प्रखर योजना प्रस्तावित है। आगे बात करें तो कहना है कि सामाजिक समरसता की भावना विद्यार्थी के जीवन में ही विकसित किए जाने की आवश्यकता है। अतः वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, सामाजिक असमानता आदि का भेद मिटाने के उद्देश्य से समरसता छात्रावासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जहां सभी समाज के विद्यार्थी एक ही छात्रावास में मिलजुल कर साथ साथ रहें। बजट में इस प्रयोजन के लिए 50 करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान रुपये 25,935 करोड़ है। 2020-21-22 के लिए था 25,935 करोड़। अब इसको जो है इन्होंने बढ़ा दिया है लगभग 27,000, मतलब 2,000 करोड़ इन्होंने बढ़ा दिया है। 27,792 करोड़ इन्होंने इसमें प्रावधान प्रस्तावित किया है। तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक बढ़ाया है, लेकिन और इस पे बढ़ना चाहिए। 25,000 से 27,000 किया है। उच्च शिक्षा की बात करें दोस्तों तो उच्च शिक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हम लोग पिछड़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि हमारी सरकार शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन तथा उनमें गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। वर्तमान में 104 शासकीय महाविद्यालय और 30 निजी महाविद्यालय, तो याद रखिएगा 104 और 30 नेक, ये क्वालिटी असेसमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेक द्वारा प्रत्यापित हैं। सत्र 2021-22 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के किए गए नेक मूल्यांकन में शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन जो है इसको A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसको A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है, तो शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को A+ ग्रेड यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उच्च शिक्षा का प्रदेश में विस्तार करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या अब 40 हो गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेशन सेंटर, याद रखिएगा इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। कुल 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में सूचना तकनीकी अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण अंतर्गत 200 स्मार्ट क्लास तथा 75 कंप्यूटर लैब का कार्य पूर्ण किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। विगत कुछ समय में वर्चुअल लर्निंग की उपयोगिता प्रमाणित हुई है। देखिए वर्चुअल लर्निंग इसकी उपयोगिता प्रमाणित हुई है पिछले कुछ समय में। इसी दृष्टिगत रखते हुए शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था की नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। तो ये भी इस हेतु रुपये 12 करोड़ 47 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। बहुत ही अच्छी बात है। आ जाते हैं आगे, खेल और युवा कल्याण की बात करेंगे। खेल और युवा कल्याण, तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है। और टोक्यो ओलंपिक की बात करें 2020 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक। इसमें प्रदेश में स्थापित अकादमी के 8 खिलाड़ियों ने प्रतिभागिता की। प्रदेश के विवेक सागर, याद रखिएगा नाम विवेक सागर, और ये किस चीज़ से हैं, हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी। तो इसमें टोक्यो ओलंपिक में प्रतियोगिता में देश को कांस्य पदक, कौन सा पदक दिलाया, कांस्य पदक दिलाया। इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से रिलेटेड है, 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में विश्व रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में एक बेटी है मुस्कान किरार, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने
21 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप पोलैंड के रिकर्व टीम इवेंट में अमित कुमार ने स्वर्ण पदक अर्जित किया। वर्ष 2021-22 में अकादमी के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 व राष्ट्रीय स्तर के 216 पदक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और क्या क्या कहा है करा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में हम बात करें तो विवेक सागर, इन्होंने हॉकी में कांस्य पदक जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट शूटिंग में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में मुस्कान किरार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के 21 स्वर्ण खिलाड़ियों को मिले 12 रजत और 10 कांस्य पदक। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे आगामी वर्षों में खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रदेश में आयोजन प्रस्तावित है। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम का यहाँ पर प्रस्तावित है। लगभग 12,000 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे आ जाते हैं, जन स्वास्थ्य की बात हम अब करते हैं। दोस्तों, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकार स्वास्थ्य संस्थाओं में निरंतर वृद्धि कर उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और मूलभूत अधोसंरचना के दीर्घकालीन कार्य किए जाएं जिनका लंबे समय तक प्रदेश को लाभ मिल सके। तो यहाँ पर 2021-22 की बात की गई है। 10 जिला चिकित्सालय, 33 सिविल अस्पताल, 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 119 उप स्वास्थ्य केंद्र, कुल 417 स्वास्थ्य संस्थाएं 2021-22 में स्वीकृत की गई हैं। 2021-22 में 3,800 उप स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, 150 जीर्ण शीर्ण उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 तक 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्रों में 1,200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, आगे जो बात की गई है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की गई है। इसने लगभग 95% पात्र परिवारों को कुल 2,66,00,000 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। शेष पात्र परिवारों को योजना में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शासकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान हितग्राहियों की सुविधा के लिए एजेंसियां नियुक्त की गई हैं तथा केंद्रीकृत कॉल सेंटर भी चालू किया गया है। योजना में अब तक 13,53,000 से अधिक हितग्राहियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में जिला अस्पतालों में वेट लीज मॉडल के माध्यम से लेबोरेटरी में 101 प्रकार के निःशुल्क टेस्ट सहित कुल 132 प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं। सामुदायिक प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में हब एवं स्पोक मॉडल के माध्यम से 34 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप मुझे ये बताइएगा, ये हब और स्पोक मॉडल क्या है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया का दुष्प्रभाव है जो चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस रोग के निदान के लिए मिशन के रूप में कार्य करेगी। इस हेतु बजट में पृथक से प्रावधान प्रस्तावित है। फिर आ जाते हैं आगे, बात करते हैं चिकित्सा शिक्षा के लिए। तो श्रेष्ठ चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ये तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्योपुर, राजगढ़, सिवनी, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह एवं छतरपुर स्थापित किए जाने का कार्य प्रगतिशील है। शीघ्र ही प्रदेश में शासकीय क्षेत्र के 22 चिकित्सा विद्यालय सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रदेश में 9 अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भी संचालित हैं। तो 22 याद रखिएगा, 22 आपके हो गए गवर्नमेंट और 9 हो गए आपके नॉन गवर्नमेंट। तो वर्तमान में उपलब्ध 2035 MBBS सीट को बढ़ाकर 3,250 और MSc नर्सिंग की 50 से 320 कर दी गई है। BSc नर्सिंग में 390 से बढ़ाकर 810। ठीक है। आयुष की बात करें तो वैद्य आपके द्वार कार्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन आयुष चिकित्सा परामर्श निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आनंदम वर्तमान जीवन शैली में तनाव दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर गठित आनंद विभाग के अंतर्गत आंतरिक सुख व सुकून के कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट 2021-22 का जो है 11,384 करोड़ का था, जिससे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए रुपये 13,642 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड पार्ट। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम बजट डिस्कस कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार का, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर अभी हम उसका जो लास्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में हम लोग पहले बातचीत कर चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 153 से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 153 में आयुष
के बारे में बात की गई है। आयुष मतलब आयुर्वेद के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति की पहुँच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बनाए रखने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष यानी कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक हो, ग्रामीण क्षेत्रों तक ये सुविधाएं पहुंचें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है वैद्य आपके द्वार। ये जो कार्यक्रम है वैद्य आपके द्वार, ये कार्यक्रम अंतर्गत विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन आयुष चिकित्सा परामर्श निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। तो ये जो वैद्य आपके द्वार कार्यक्रम है इसको ज़रूर आपको याद रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं आनंदम की। देखिए आनंदम विभाग का गठन किया गया था, आनंद विभाग का गठन किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चूँकि लोगों के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोगों के अंदर तनाव बढ़ रहा है, तो आप देख भी सकते हैं पॉइंट नंबर 154 में कहा गया है कि वर्तमान जीवन शैली में तनाव दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तनाव आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर गठित आनंद विभाग के अंतर्गत आंतरिक सुख व सुकून के कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। फिर पॉइंट नंबर 155 में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 का जो बजट अनुमान है वो रुपये 11,384 करोड़ था, जिससे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए 13,642 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं महिला और बाल विकास के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। तो कहा गया है पॉइंट नंबर 156 में बेटियां परिवार समाज राष्ट्र का आधार हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं और देश और प्रदेश के गौरव को बढ़ा रही हैं। बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आया है। लाडली लक्ष्मी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए वरदान साबित हुई है और प्रदेश में हमारी 41 लाख से भी अधिक लाडली लक्ष्मियां हैं। तो यहाँ पर ये लाडली लक्ष्मी जो योजना है इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि ये कब शुरू हुई थी। और 41 लाख से भी अधिक लाडली लक्ष्मियां हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 5 जो है, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS 5 सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में जन्म के समय प्रति हजार बेटों पर बेटियों की जो संख्या है वो बढ़कर 956 हो गई है। ध्यान रखिएगा 956 हो गई है। अब 1000 बेटों पर 956 बेटियां हो गई हैं। तो ये NHFS सर्वे था 5, उसके अनुसार ये डेटा निकल के सामने आ रहा है। बेटियों को अपने सपने साकार करने के लिए तथा उनके भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार कर लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए भी सहायता देगी। तो अब जो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी लड़कियां तो उनके लिए भी सरकार सहायता इसमें देगी। अब आगे बात करते हैं तो केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है दोस्तों कोऑपरेशन कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो 42 डिस्ट्रिक्ट्स में संचालित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसके क्रियान्वयन में भी प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पे है। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है इस योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश तीसरी बार प्रथम नंबर पे आया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। लगातार देखिए लगातार आ रहा है, तीसरी बार फर्स्ट नंबर पे आ रहा है मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ऐसे क्वेश्चन इससे बन सकता है। पॉइंट नंबर 157 याद रखिएगा। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 158 की बात करते हैं। कोविड महामारी से माता पिता की मृत्यु होने पर अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना लागू की गई है। स्पॉन्सरशिप के माध्यम से 6000 से अधिक बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
चाइल्ड बजट की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार इस बार पृथक से चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है, तो याद रखिएगा चाइल्ड बजट, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए योजनाएं और प्रावधान एक दृष्टि में ज्ञात हो सकेंगे। बालक बालिकाओं पर केंद्रित योजनाओं को और अधिक सार्थक तथा कारगर बनाए जाने में सरकार को सुविधा होगी। पॉइंट नंबर हम 160 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 160 में कहा गया है महिला आर्थिक वित्त विकास निगम। महिला और बाल विकास विभाग की हम बात कर रहे हैं, तो महिला आर्थिक वित्त विकास निगम, इसको सुदृढ़ किया जाने की बात की गई है। इस बजट में महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता की एक नवीन योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए रुपये 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो याद रखिएगा महिला आर्थिक वित्त विकास निगम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए रोजगार उन्मूलक आर्थिक सहायता की एक नई योजना प्रस्तावित है और 50 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा गया है। आगे बात करते हैं सुशासन की। आप लोग मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्लान एनालिसिस की स्थापना कब हुई थी, ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं सुशासन की। तो सुशासन के बारे में यहाँ पर उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं। इसमें ग्राम एवं नगर गौरव दिवस, तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये यहाँ पर उन्होंने एक वाक्य कहा है और उन्होंने कहा है कि ग्राम एवं नगर की गौरव दिवस के आयोजन की अभिनव पहल की गई है और जनमानस में एक भाव जागृत होगा कि यह मेरा गांव है, ये मेरा शहर है और इसके विकास के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। तो इसके लिए ये जो है ग्राम एवं नगर गौरव दिवस मनाया जाएगा। आगे बात करेंगे गौरव दिवस आयोजन के दौरान उमंग उल्लास और उत्सवी वातावरण का जो है काफ़ी महत्व रहता है और ये इस तरीके का जो है ये गौरव दिवस मनाया जाएगा। फिर हम आते हैं खेल, धार्मिक संस्कृति, धार्मिक न्यास, धर्मस्व संस्कृति, ये जो है इस विभाग पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है आपका ये पॉइंट नंबर 165। इसमें आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं उनकी ओमकारेश्वर में आदि गुरु की विशाल प्रतिमा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक वेदांत पीठ का स्थापना जो है प्रस्तावित है। इसे तो 370 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। फिर है एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, इसको फिर से चालू किया जाएगा। महाकाल मंदिर परिसर जो है उज्जैन में 700 करोड़ की लागत से यहाँ पर भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा और इसमें भू अर्जन संबंधी कार्रवाई भी की जा रही है और इसका जो विस्तार है वो 700 करोड़ की लागत से किया जाएगा। फिर आ जाते हैं राजस्व और हम भू अभिलेख के ऊपर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भौतिक रूप से प्रदान की जाने वाली जो भू अधिकार पुस्तिका थी उसको समाप्त कर दिया गया है और कंप्यूटर आधारित भू अधिकार पुस्तिका भूलेख पोर्टल के माध्यम से दिया जाना प्रारंभ हो गया है। घर बैठे ऑनलाइन तथा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अभी जो बजट पेश हुआ था, बजट बना था, उसके तब तक 1.5 लाख लोग, अभी 1.5 लाख किसान भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड कर चुके थे। भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण में प्रदेश विगत 2 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पे है। याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं। चालू अभिलेख पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हैं। पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। अब तक भू अभिलेखों की 4 करोड़ से अधिक सत्यापित प्रतियां ऑनलाइन जारी की जा चुकी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आ जाते हैं अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारा प्रकरणों की त्वरित निराकरण की सुविधा जन सामान्य को उपलब्ध कराने की दृष्टि से साइबर तहसील की परिकल्पना की गई है। तो याद रखिएगा, साइबर तहसील की परिकल्पना क्यों की गई है, क्वेश्चन बन सकता है। तो नवीन वित्तीय वर्ष में ये सुविधा प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध हो पाएगी। फिर आ जाते हैं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन। तो इसमें अगर हम बात करें तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना, ये एक योजना है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना। इसके अनुक्रम में मध्य प्रदेश की शासकीय परिसंपत्तियों के समुचित प्रबंधन की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। शासकीय परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन और मोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको सुस्पष्ट, पारदर्शी और त्वरित बनाया जा रहा है। लोक परिसंपत्ति के प्रबंधन के कार्य को गति देने हेतु स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में एक कंपनी का गठन किया गया है, राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है। तो याद रखिएगा, राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का गठन किया गया है। लोक सेवा प्रबंधन की बात करें तो प्रत्येक नागरिक
कि शासकीय व्यवस्था संबंधी जो समस्या है वो समयबद्ध और नियमानुसार उसका समाधान हो जाए। तो वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन, ई डिस्ट्रिक्ट योजना, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम, आरसीएमएस, एमपी ई सर्विसेज आदि की जानकारियाँ नागरिकों को चैटबॉट के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। आगे आ जाते हैं, कर प्रशासन की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर कर प्रशासन के बारे में उन्होंने कहा है कि व्यवसायियों के लिए सहज किया गया है। जीएसटी करदाताओं से विवरणी प्रस्तुत कराने में देश में प्रथम 5 राज्यों में से हम हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम 5 राज्यों में हमारा नाम आता है जीएसटी जो विवरणी प्रस्तुत करते हैं। और जीएसटी की जो वापसी की प्रक्रिया पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है। करदाताओं को ई रिफंड की सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में डीजल पर 4% वैट और एवं ₹1.50 प्रति लीटर था, जो पेट्रोल पर 4% वैट एवं ₹2 प्रति लीटर। एविएशन टरबाइन फ्यूल जिसको एटीएफ बोलते हैं, उस पर वैट की जो दर है वो 25% से घटाकर 4% कर दी गई है। मतलब एटीएफ पर इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। वैट 25% था, उसको 4% कर दिया है। देखिए कितनी जो है इन्होंने उसमें कमी की है। तो 2000 करोड़ की राहत इन्होंने यहाँ पर नागरिकों को दी है। पॉइंट नंबर 176 की बात करेंगे तो अचल संपत्तियों के पंजीयन के लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को विकसित किया जा रहा है। कतिपय दस्तावेजों में फेसलेस और कॉन्टेक्टलेस पंजीयन की कार्रवाई इससे हो पाएगी। और हेरिटेज मदिरा नीति भी लागू कर रही है गवर्नमेंट। ई आबकारी पोर्टल विकसित कर रही है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो मदिरा निर्मित करते हैं उनके लिए जो है उनके लिए रोजगार का एक साधन बन सके, उनको आय की स्रोत उपलब्ध हो पाए। आगे बात करें तो आम जनता की सुविधा के लिए ऋण प्रकरणों में हाइपोथिकेशन दस्तावेजों, 1 वर्ष से कम अवधि के किराएनामे, बैंक गारंटी के नवीनीकरण एवं एक बैंक से दूसरे बैंक को लोन हस्तांतरित करने संबंधी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी के अधिरोपण की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट नंबर 178। फिर आ जाते हैं आगे, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, 2010 से ये चालू है। इसके माध्यम से राज्य शासन के अधिकांश वित्तीय समव्यवहार हो रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था को अद्यतन कर नेक्स्ट जनरेशन प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके लागू होने पर पूरी जो प्रक्रिया है वो कैशलेस हो जाएगी, पेपरलेस हो जाएगी, कॉन्टेक्टलेस हो जाएगी और फेसलेस हो जाएगी। फिर आ जाते हैं हम राज्य नीति एवं योजना आयोग के बारे में। तो योजनाओं की परिकल्पना और निर्माण तथा उनकी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़े आवश्यक हैं। राज्य शासन को इस विषय पर कुंडू समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने तथा शासकीय व्यय की गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में गठित टास्क फोर्स का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है, जिस पर शीघ्र विचार कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। आ जाते हैं आगे, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अपराध मुक्त और भयमुक्त समाज के निर्माण के लिए 2 बड़े शहरों भोपाल इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अंतर्गत विभाग को नवीन तकनीकी संसाधनों से युक्त किया जा रहा है। साइबर अपराधों की विवेचना के लिए प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नागरिकों को पुलिस सहायता त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए लागू डायल 100 योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्यायिक अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। पारस्परिक विवाद प्रारंभिक स्थिति में ही हल हो जाए, इसके लिए लोक अदालत, विधिक साक्षरता और अन्य सहयोगी विधिक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य की चयनित जिला जेलों एवं उप जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था स्थापित की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि गरीब व्यक्तियों को संसाधनों की कमी के कारण न्याय से वंचित नहीं होना पड़े। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं विकास कार्यों में क्षेत्रीय संतुलन। तो यहाँ पर सरकार विकास कार्यों को उच्च आयाम तक पहुँचा रही है और प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, चाहे बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, ग्वालियर चंबल हो, महाभारत हो, मध्य भारत हो, महाकौशल हो, निमाड़ मालवा हो, सभी अंचलों में सिंचाई की योजनाएं, पेयजल की व्यवस्था, बिजली पहुंचाना, सड़कों का जाल बिछाना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, मेडिकल कॉलेज हो, आईटीआई हो, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका जो है संतुलन बनाए रखने में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता गवर्नमेंट दे रही है। फिर आते हैं शासकीय सेवक कल्याण। तो सुशासन रीढ़ की रीढ़ है शासकीय कार्यालय, शासकीय सेवक, और इसके लिए शासकीय कार्यालयों में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है। 2022-23 के लिए प्रस्तावों में सभी शासकीय भवनों का संधारण और रखरखाव के लिए पृथक से जो प्रावधान है वो प्रस्तावित किए गए हैं।
कोविड काल की कठिन आर्थिक स्थितियों में भी सरकार ने शासकीय सेवकों उनके परिवार के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया है और अभी तक 649 प्रकरण स्वीकृत कर 22 करोड़ 35 लाख का भुगतान विशेष अनुग्रह योजना के तहत इन्होंने कर दिया है। अभी बात करते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि प्रदान करने में कठिनाई थी, परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। तब विगत वर्ष की स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई है। संबंधित एरियर्स के भुगतान के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 20% से बढ़ाकर 31% किया जा रहा है। शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को हमारी सरकार द्वारा पूर्व में 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया है। आगामी वर्ष में वेतन में संबंधित भत्तों के पुनरीक्षण पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शासकीय सेवकों को वर्तमान में प्राप्त चिकित्सा सुविधा को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सुसंगत नियमों के पुनरीक्षण पर विचार किया जा रहा है। पुनरीक्षित अनुमान 2021-22 की बात करते हैं तो पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 1,71,697 करोड़ तथा राजस्व व्यय 1,77,398 करोड़ अनुमानित है। तो देखिए यहाँ पर पुनरीक्षित अनुमान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्व जो प्राप्तियां हैं गवर्नमेंट की 1,71,697 करोड़, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा है 1,70,398 करोड़ है। तो कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है, इसलिए राजस्व घाटा होना अनुमानित है। राजस्व घाटे का पुनरीक्षित अनुमान जो है 5,701 करोड़ रुपए इनको लग रहा है। जीएसडीपी का जो कि 0.55, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.55% रहेगा। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 43,287 करोड़ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.18% है। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। अनुपूरक के पारण के उपरांत उक्त वित्तीय सूचकांकों में परिवर्तन संभव है। बजट अनुमान 2022-23 की बात करें तो राजस्व प्राप्तियां 2022-23 में बजट अनुमान जो है 1,95,180 करोड़ का इन्होंने लगाया है और राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कार्य एवं गैर संसाधनों से रुपये 86,478 करोड़, केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां 64,107 करोड़ अनुमानित है। केंद्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां रुपये 44,595 करोड़ अनुमानित है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक वातावरण में भी सरकार के प्रयासों से वर्ष 2021-22 के राज्य के स्वयं के कर एवं कर भिन्न राजस्व के पुनरीक्षित अनुमान लगभग बजट अनुमान अनुसार ही प्राप्त होना संभावित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व में वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 13% अधिक अनुमान है। इस बजट को में कोई नवीन कर अधिरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। कुल व्यय की बात करें यहाँ पर हम तो 2022-23 के लिए कुल विनियोग की राशि रुपये 2,79,237 करोड़, राजस्व व्यय अंतर्गत 1,98,916 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय अंतर्गत 48,800 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2022-23 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान रुपये 1,17,036 करोड़ है। यहाँ पर बात करें वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्यय का बजट अनुमान रुपये 2,17,123 करोड़ का है, जिसे रुपये 30,592 करोड़ बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए रुपये 2,47,715 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। दोस्तों यहाँ पर शुद्ध लेन देन की बात भी अनुमान रहता है। तो शुद्ध लेन देन का अनुमान क्या है? 22-23 की कुल प्राप्तियाँ 2,49,152 करोड़ और कुल व्यय जो रहेगा वो 2,47,715 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन देन 1,436 करोड़ है एवं अंतिम शेष रुपये 461 करोड़ का अनुमान है। राजकोषीय स्थिति की हम बात करें तो 15वां वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3.5% एवं ऊर्जा क्षेत्र से अपेक्षित कतिपय सुधारों को करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। तो यहाँ पर बात करें तो इस बात के साथ ही अतिरिक्त सीमा भी स्वीकृत प्राप्त कर सकेंगे। बजट अनुमान तैयार किया गया है। आगे बात करें 2022-23 में राजकोषीय घाटा रुपये 52,511 करोड़ अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% अनुमानित है। वर्ष में 3,736 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है। तो माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार के संकल्प संत श्रोमणी पूज्य रविदास जी महाराज के बारे में उल्लेख किया गया है। इन दिव्य पंक्तियों को आज मैं सदन के समक्ष पुनः दोहराना चाहता हूँ। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर दी गई है और ज़्यादा कुछ इसमें बाकी लास्ट के पॉइंट्स में कोई खास नहीं है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, ये बात यहाँ पर की गई है।
तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों पूरा बजट, और बजट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुत सारी जानकारियाँ आई हैं जो हमने शुरू से लेकर अंत तक डिस्कशन किया है। ये जानकारियाँ जो हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। मध्य प्रदेश के जो विशेषकर एग्ज़ाम हैं जिनमें मध्य प्रदेश से प्रश्न आते हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान या मध्य प्रदेश की करंट की घटनाएं पूछी जाती हैं, उनमें निश्चित रूप से इनसे 3 से 4 प्रश्न आपके ज़रूर मुझे आशा और अपेक्षा है कि बनेंगे। और अगर आप एक सिंसियर विद्यार्थी हैं, एक गंभीर विद्यार्थी हैं, तो आप इस बजट को ज़रूर डिटेल में आप अध्ययन कीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा। स्वयं भी अगर आप पढ़ना चाहें तो अपना बजट जो है पढ़ सकते हैं, जिससे आपको हर एक चीज़ और क्लियरिटी के साथ याद रह पाए। इस बजट के पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए, पूरी सीरीज़ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।